Good evening, everybody. It is my pleasure to introduce to you our alumni, Mr. Shubham Bansal, who was a 2010-2014 student of our university. He pursued BTech in Electronics and Communication Engineering, and after that he got placed in TCS, where he worked for 1 year in Mumbai. Then he left TCS and prepared for a lot of government examinations. He cleared a lot of them, which includes Spark and ISRO as well. But as per his words, he says that fortunately or unfortunately, he could not clear the interview. And then he took the Indian Engineering Services Examination 2019, which he cleared, and his All India rank was 26. And interestingly, when he was in our university, his entry number was also 26. That was 2010 BEC 26. थका हूँ डरा नहीं, स्तब्ध हूँ मरा नहीं। क्या बात। थका हूँ डरा नहीं, स्तब्ध हूँ मरा नहीं। अभी इस जिस्म में जान बाकी है, अभी इस जिस्म में जान बाकी है, मेरे हौसलों की उड़ान बाकी है। लिखी है तकदीर जमी पर अपनी, अभी तो सारा आसमान बाकी। मिट गए खाक में हमको मिटाने वाले, मिट गए खाक में हमको मिटाने वाले, अब भी हमारा नामो निशान बाकी है। अभी इस जिस्म जान बाकी, अभी इस जिस्म में बहुत जान बाकी है। क्या बात है भाई, क्या बात। इंशाअल्लाह, मतलब एकदम। So Shubham, it is really an honor as well as a pleasure to not only introduce you but also to host you today. तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर व्यूअर्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू वर इन दिस यूनिवर्सिटी, तो कभी ऐसा लगा कि जैसे कि अगर हम हिंदी बैकग्राउंड से या हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, तो हमें जो है टेक्निकल एजुकेशन रिसीव करने में या टेक्निकल एजुकेशन में परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज यू वर अमंग द फर्स्ट 5 रैंकर्स ऑफ योर क्लास, है ना। तो हैव यू एवर फेल्ट कि जो हमारी इंग्लिश में से शायद उतनी वो नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, या इंग्लिश में जो है हम उतने फ्लुएंट नहीं है, और जैसे कि तेरा बैकग्राउंड भी जो है हिंदी मीडियम से है, तो इज इट लाइक ए प्रॉब्लम फॉर परसीविंग टेक्निकल एजुकेशन? सर व्हेन आई जॉइंड, मतलब जब मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया 2010 में, तो उस टाइम पे जब फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती थी, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरा हिंदी में था, और जो मैंने प्रिपरेशन की जेई की, IIT जेई की, वो भी हिंदी में की थी। मैंने सारे एग्जाम भी हिंदी में दिए। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मुझे लेक्चर समझ नहीं आते थे, या फिर मैं बुक से देखता था तो उतना समझ नहीं आता था। पर ये चीज मतलब एक सेमेस्टर, उसी सेमेस्टर में ये बात रियलाइज हो गई, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक, ये बात की मतलब जो चीज है टेक्निकल, वो उसका लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं। मतलब बाकी बात करें आर्ट्स में या साहित्य में अगर आप जाते हो, वहां मैटर कर सकती हैं चीजें कि आपकी लैंग्वेज, क्योंकि वहां आप लैंग्वेज में ही चीजें कर रहे होते हैं, इंग्लिश में ऑनर कर रहे हैं या कहीं कर रहे हैं, तो वहां वो चीज मैटर करती है। यहाँ क्या है कि मतलब आपका जो है वो 80% 90% जो है वो सारी चीजें मैथ्स है। टेक्निकल एजुकेशन में जो है वो मैथमेटिक्स है या लॉजिकल है, सारी चीजें उनका लैंग्वेज से उतना कोई मतलब नहीं है। वो आप सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जैसे कि आप हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं। बाकी सारा गेम जो है वो सारा नंबर का है। अल्टीमेटली इट इज ए मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, कि मतलब कि हम क्या समझे और उसका हमने उसको किस तरीके से समझाया, हमने उसको कितना अच्छे वर्ड्स में बताया या कितना अच्छे ऐसे बताया वैसे बताया, वो कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो शुभम, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आईएएस की परीक्षा की जो प्रिपरेशन है, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा आईएएस परीक्षा के मतलब पूरा का पूरा पैटर्न के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताओ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं। दूसरी चीज कि उसकी प्रिपरेशन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और उसकी प्रिपरेशन नियर अबाउट कितना टाइम लग जाता है करने? जी, आईएएस जिसको हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसका जो एग्जाम होता है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के नाम से होता है।
जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है हर साल। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल कंडक्ट करता है। तो मेनली एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम करता है। सिविल सर्विसेज जिसके थ्रू आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस या फॉरेस्ट सर्विस में जाते हैं, और भी और सर्विसेज हैं उसके थ्रू भी। और दूसरा इंजीनियरिंग सर्विसेज जो कि मेनली 4 ब्रांच का लिए करता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, कंप्यूटर साइंस नहीं है। कंप्यूटर, ये 4 ब्रांच हैं, पर इसमें कोई पाबंदी ऐसे नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर ब्रांच से हैं तो आप इसी में दे सकते हैं। आपकी मतलब वो ये है कि आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ग्रेजुएशन एज अ, मतलब बी या बीटेक होना चाहिए। आप बीटेक हैं, आप मेटलर्जी में हैं, या आपने केमिकल में किया है, डजंट मैटर। अच्छा, आप कोई सी भी ब्रांच, उसमें जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं सिविल में एग्जाम देना चाहता हूँ, या मैकेनिकल में देना चाहता हूँ, या इलेक्ट्रिकल में देना चाहता हूँ, तो आप दे सकते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल में भी दे सकता था, या इलेक्ट्रॉनिक्स में दे सकता था, सिविल इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में भी दे सकता था। पर मैक्सिमम टाइम लोग जिस ब्रांच के रहते हैं उसी में देते हैं। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स 70-80% सिमिलर रहता है, उसमें लोग स्विच कर लेते हैं कि देखते हैं कि इसमें थोड़ा सीट ज्यादा है तो यहाँ हो जाएगा, या इस ब्रांच के थ्रू मुझे ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। और इसके जो एग्जाम है वो 3 टियर एग्जाम है। पहले प्रीलिम्स होता है जो कि टोटली ऑब्जेक्टिव है, उसमें 2 पेपर हैं, एक नॉन टेक्निकल, एक टेक्निकल। ओके। सो नॉन टेक्निकल का सिलेबस यूपीएससी ने डिफाइन कर रखा है कि ये पार्ट है, उसमें मैथ्स भी है, एफटी भी है, एनवायरनमेंट भी है, आपका क्वालिटी मेंटेनेंस भी है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा एक टेक्निकल होता है जो कि टोटली आपका इंजीनियरिंग का रहता है, उसमें भी उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि ये इतना सिलेबस हमारे उसका पार्ट है। जो प्रीलिम्स में जो पेपर होता है टेक्निकल वाला, वो आपका सब्जेक्ट का होता है? हाँ, वो आपके सब्जेक्ट का पेपर है। हाँ, अगर इलेक्ट्रिकल का है तो सारा इलेक्ट्रिकल ही आएगा उसमें। अगर मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल ही आएगा। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में। मेंस टोटली सब्जेक्टिव है, जिसको कन्वेंशनल पेपर बोलते हैं। वो मतलब 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं, वो दोनों टेक्निकल हैं। और फिर प्रीलिम्स और मेंस इनका कंबाइंड होके मेरिट बनती है। फिर आपको जो कि इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, जिसको कि पर्सनालिटी टेस्ट बोलती है यूपीएससी। पर्सनालिटी टेस्ट, ओके जी। तो पर्सनालिटी टेस्ट होने के बाद फिर कंबाइंड मेरिट बनती है, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेरिट में नाम आ गया, देन यू आर सिलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर दिस एग्जामिनेशन। तो ये पूरा एग्जामिनेशन सपोज प्रीलिम से लेके जो हमारा इंटरव्यू है, यहाँ तक कितना टाइम लग जाता है एग्जामिनेशन में? देखिए, अभी तो कोरोना की वजह से चेंज हो रखा है। वैसे प्रीलिम्स जो हो रहा था, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, 2017 से चेंज हुआ है पैटर्न। उसके पहले कुछ अलग पैटर्न था इसका। तो जो नया पैटर्न है उसमें प्रीलिम्स जनवरी में हो रहा था, और जो मेंस हो रहा था वो जून में हो रहा था। 6 महीने का टाइम मिल रहा था प्रीलिम्स और मेंस। ओके। और मेंस होने के 3 महीने के आसपास आपके इंटरव्यू होते थे। इंटरव्यू हो जाता और हाँ, और आपका प्रीलिम्स से लेके जब फाइनल रिजल्ट आता है तो ऑलमोस्ट 10-11 महीने हो जाते हैं, 10 महीने हो जाते हैं। ओके ओके, तो ये पैटर्न रहता है। तो मेंस की तैयारी, मतलब जैसे तैयारी करनी है हमें, सपोज एक स्टूडेंट है जो कि सेकेंड ईयर में है, मान लेते हैं, या थर्ड ईयर, तो वो प्रिपरेशन करना चाहता है कि चलो हम आईएएस की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए उसको क्या ध्यान देना चाहिए? पहले प्रीलिम्स की प्रिपेयर करना चाहिए कि पहले मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? क्या मतलब पैटर्न क्या होना चाहिए प्रिपरेशन? देखिए, वो सारा अगर हम लोग देखेंगे, टेक्निकल जो है वो सारा सेम ही है। उसका प्रीलिम्स या मेंस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेन चीज ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जो कि यूपीएससी ने डिफाइन कर रखे हैं कि ये पार्ट है सिलेबस का। वो सारे सब्जेक्ट आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, उन सारे सब्जेक्ट में यूपीएससी जो है कि उसको मतलब ये है कि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट का वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्ट में स्ट्रांग हैं तो फिर वो मैटर नहीं करता कि प्रीलिम्स है कि मेंस है। तो प्रीलिम्स में थोड़ा टाइम वाला जो चक्कर आता है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 2-3 महीने पहले से। पर अगर आप प्रीलिम्स के लिए अलग से करें फिर मेंस के लिए अलग से करें, उसका तो कोई मतलब समझ में नहीं आता। आप पहले मेंस के लिए करें, अगर इसी तरीके से करना चाहते हैं तो पहले मेंस स्ट्रांग करें, आप अपना टेक्निकल जो है वो स्ट्रांग करें। फिर जब एग्जाम
मतलब पास में आता है, तब आप 6 महीने लगाएं प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करें तो मेंस के लिए फिर आपको और टाइम मिलेगा, रिवाइज करें उसको। ओके ओके ओके, ये ज्यादा तो ठीक रहेगा। तो सपोज जैसे कि अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है और वो सेकेंड थर्ड ईयर के आसपास उसका दिमाग बन जाता है कि हाँ ठीक है, आई विल प्रिपेयर फॉर आईएएस, जी तो उसके लिए, और सपोज कि वो अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़ाई करता है और उसके बाद वो प्लान करता है कि ओके आई विल टेक द एग्जामिनेशन आफ्टर द फोर्थ ईयर, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या इंटरनेट पे क्या मटेरियल्स अवेलेबल हैं, व्हाट शुड पीपल गो फॉर? अगर आप जैसे कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो तो पर्टिकुलर सिटी में ही है, या तो आप वहां तक जाएं, ठीक है। नहीं तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने जहाँ पे वहां पे भी बैठ के कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपको मतलब जो पहले आप यूपीएससी का सिलेबस देखें कि क्या सिलेबस का पार्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में जो हम लोग पढ़ते हैं वो टेक्निकल 35 से 40 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ऑलमोस्ट, जो 8 सेमेस्टर में रहते हैं, वो सारे यूपीएससी का पार्ट नहीं है। यूपीएससी में कोई 12-15 सब्जेक्ट के आसपास रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट आपके वो मैटर नहीं करते हैं। तो उन सब्जेक्ट के आप देखें कि, और जो एक आईना जिसको मैं बोलूंगा मिरर है, वो यूपीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देखें, आपको उससे आइडिया लगेगा कि क्या है और कितना मुझे आता है या नहीं आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मटेरियल का ऐसा है कि बुक्स वगैरह तो कहीं पे भी आप जहां से भी कर रहे हैं, बी बीटेक, वहाँ लाइब्रेरी रहती है, बुक बैंक रहती है, बुक तो आपको वहां से मिल सकती है। पर बुक से पढ़ना एक अपने आप में एक टफ काम है, मतलब आप एक बार पढ़ लेते हैं पर उसको रिवाइज करने में, या तो आप नोट्स बनाए प्रॉपर, तो नहीं तो फिर रिवाइज करने में काफी टाइम चला जाता है। तो दूसरा मटेरियल जो है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि मतलब आपको बिल्कुल कन्फाइन करके, बिल्कुल जो होता है निचोड़ किसी भी कंसेप्ट को वो दे देते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में, तो उसको पढ़ना भी आसान होता है, समझना भी होता है, और उसके बाद रिवाइज करना आसान होता है। वैसे रहता है कि शॉर्ट नोट्स टाइप से होता है, की बुक टाइप से होते हैं, क्योंकि 1-2 दिन में आप आराम से रिवाइज कर लेते हैं सारे सब्जेक्ट। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, या तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से परचेज कर सकते हैं, बुक्स वगैरह हैं उनके, या फिर हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं जो कि काफी सिटी में, दिल्ली में और हैदराबाद, जो मेन 2 सिटी हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए, दिल्ली और हैदराबाद, दोनों जगह वो हैंड रिटन मटेरियल मिल जाता है। वो आप हार्डली, वो काफी कम में ही आता है, तो कोई भी मंगा सकता है, और 10-15 सब मतलब बुकलेट होती हैं हैंड रिटन, वो उससे कर सकता है, वो काफी हेल्पफुल रहता है। ओके उसके तो मतलब मेन चीज ये है कि कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, मतलब रट्टा वाला काम नहीं चल पाता है, नहीं चल पाएगा। ऐसे भी इसमें क्या है कि रट्टे वाले में क्या है, रट्टे वाले में ऐसा नहीं है कि आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे, पर उस स्कोर का फायदा नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे जाके। आप हो सकता है प्रीलिम्स जैसे तैसे क्वालिफाई कर लें, मेंस में फंस जाएंगे, मेंस भी कर लेते हैं तो फिर पर्सनालिटी टेस्ट में फंस जाएंगे, क्योंकि कंबाइंडली आपका तीनों स्कोर जो है वो मतलब ठीक होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप पिछड़ गए तो फिर कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर प्रीलिम्स में बहुत कम मार्क्स रह गए तो मेंस में फिर, क्योंकि उसमें जो पेपर डिजाइन होता है ना, वो इस हिसाब से होता है कि मतलब वो जितने लोग दे रहे होते हैं ना, उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। कि अगर आप देखें कि कोई एग्जाम पेपर सेट किया किसी ने, तो ऐसा नहीं है कि उस एग्जाम पेपर में कोई 40% ला रहा है तो कोई 90% ले आएगा, ऐसा होता नहीं। तो इस हिसाब से डिजाइन होता है कि इसमें 60 से 70% तक स्कोर रहेगा, जो मतलब कम से कम रहेगा वो 60 के आसपास रहेगा, और जो ज्यादा रहेगा वो 70 के आसपास रहेगा। तो उसमें इतना स्कोप होता नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मार्जिन लेके कवर अप कर पाए। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और सभी में आपको मतलब एक जो एवरेज मार्क्स हैं वो तो आपको लाने ही पड़ेंगे कि आप अगर कहीं। तो ये प्रीलिम्स में तो जैसे 2 पेपर होते हैं, मेंस में टोटल कितने पेपर होते हैं? मेंस में टेक्निकल के पेपर हैं, टेक्निकल के 2 पेपर हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल जो है प्रीलिम्स में वो 200 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है, और 300 मार्क्स का टेक्निकल है, यानी टोटल 500 नंबर के आपके पेपर हैं प्रीलिम्स का। और मेंस में क्या है, 300 नंबर के 2 पेपर, दोनों टेक्निकल है। 300 नंबर के 2 पेपर, तो 600 हो गया, इधर 500 हो गया। हाँ, तो 500 नंबर यहाँ पे, तो इसका भी मतलब वेटेज अच्छा खासा है। पर्सनालिटी टेस्ट है वो 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स। तो जो कंबाइंड मेरिट बनती है वो 1300 नंबर पे बनती है, 1300 नंबर पे बन। तो इसमें नियर अबाउट कितना परसेंटेज जो है हमारे को? 60% पे टॉपर हो जाता है। 60% पे? हाँ, 60% पे फर्स्ट रैंक आ जाती है, और 55% तक अच्छी रैंक आ जाती है। अच्छा, and you are also a 26 rank.
मेरा मेरा भी जो स्कोर था वो 55% से भी कम होगा, 55% भी नहीं होगा। जो 55% स्कोर था के मेरे आसपास। 718 थे शायद टोटल, 708। ओके। 718, और जो कट ऑफ हाँ थी वो 698 थी। तो ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, अगर आप हाँ हाँ। थोड़ा सा दाएं बाएं हुए तो आपका सिलेक्शन गया। ये बहुत डरावनी बातें हैं। मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन आपका जो मतलब आसान था या करने लायक था और आपका छूट हम्म गया टाइम के रहते या आप गलत कर दिए तो हम्म आप बाहर हो जाते हो। इतना हम्म। स्कोप है नहीं हाँ, ये कि मतलब प्रॉब्लम्स गलती। तो है। हाँ, नहीं, गलती का तो क्या गलती का मतलब स्कोप काफी है, पर वो मतलब एक टॉलरेट लिमिट में ही होता है। जैसे पढ़ाते हैं हम लोग को टेक्निकली कि भाई इसका जो एरर है वो +-5% तक हो सकता है, हो तो उसको सकता उसी है। डोमेन में उसी में ही उसी रखना डोमेन है, +-5। में। +-10% हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे, ये बात है। अच्छा, जैसे एक बार आईएएस में सिलेक्ट हो गए तो उसके जी बाद हमें क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, जी। कहाँ जा सकते हैं? जो मेंस के बाद जो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको कॉल आती है कि हम्म आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, तो एक फॉर्म फिल करना होता है जिसको डीएफ बोलते हैं। हम्म उसमें सारी डिटेल देनी होती है आपको अपने बारे में, आपकी क्या हम्म हॉबी है, आप कहाँ से हैं, आपने 10-12 कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, हम्म आपके इंटरेस्ट क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो कहाँ पे है। हम्म उसमें एक कॉलम होता है जिसमें हमें फिल करनी होती है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हम्म जैसे कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था, ईएनटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हम्म टेलीकम्युनिकेशन, तो हम्म उसमें 8 साइड डिपार्टमेंट उन्होंने बताए थे कि इस साल हम 8 डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, हम्म और आपको जो भी डिपार्टमेंट चाहिए आप 1 to 8 मतलब हम्म, प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखते हैं। मैंने लिख। इंडियन रेलवे सर्विस पहले पहले हम्म प्रायोरिटी दिया, देन इंडियन रेलवे में एक दूसरा डिपार्टमेंट भी है स्टोर का, उसको सेकंड हम्म दिया, देन टेलीकम्युनिकेशन को थर्ड दी प्रायोरिटी। इस हम्म हिसाब से सब लोग अपने हिसाब से प्रायोरिटी दे सकते हैं उसमें। हम्म उसमें फिर ये होता है कि आपकी रैंक कितनी है, हम्म जैसे कि काउंसलिंग में होता है उसी हिसाब से इसमें भी एलोकेशन होता है कि अगर हम्म आपकी रैंक है और वैकेंसी है तो आपको अलॉट हो जाता है, और आपकी मतलब वो ऑलरेडी फिल्ड हो गया है तो फिर आपकी सेकंड चॉइस देखी जाएगी आपकी क्या है। हम्म उसमें हम्म वैकेंसी है तो वो मिल जाएगा, अगर वो भी नहीं मिला तो थर्ड मिलेगी, उस हम्म, हिसाब से मिलता है। उस हिसाब से मिलता है। तो तो ऐसे इसमें मेनली जो डिपार्टमेंट हैं वो हम्म इंडियन रेलवे सर्विस हम्म था, अभी तो चेंज कर रहे हैं, रेलवे का कुछ है कि कोई आईआरएमएस हो रहा है कि क्या है, उसमें भी अभी क्लियरिटी नहीं है। हम्म पर जो 19 में मेरा हुआ था, 2019 में, हम्म उसमें रेलवे था, टेलीकम्युनिकेशन था, रेलवे में सिग्नलिंग था, स्टोर था, 2 डिपार्टमेंट थे, हम्म और टेलीकम्युनिकेशन था। इसके अलावा आपका टेलीकम्युनिकेशन में भी जो 2 डिपार्टमेंट थे, एक तो आईटीएस होता है, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, एक हम्म जेटीओ होता है, हम्म और नेवी में भी था, रेडियो हम्म रेगुलेटरी सर्विस है एक, उसमें भी थी। हम्म तो काफी हम्म, जगह वैकेंसी थी। काफी जगहों पर है। मतलब तो है ही। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है नियर अबाउट ये आईएएस में? सर वेरी करती हैं, ईयर टू ईयर रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि कितना निकलता है। 2018-19 में कितना था? तो सर 100 के करीब आई, 18 और 19 में 100 के आसपास थी, 17 हम्म में सर 48 थी, केवल 50 थी टेलीकम्युनिकेशन इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में। बाकी हम्म। ब्रांच में जैसे सिविल में काफ़ी ज़्यादा सीट आती हैं, उसमें दो जैसे 250 के टोटल आसपास। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने होते हैं आईएएस में, चारों जैसे ब्रांच के सर मिला के 500 के आसपास रहते हैं करीब करीब। 500 के आसपास रहते हैं? ओके।